फाइनली भाई लग रही है कि रैम प्राइसेस नीचे आ सकता है। ये न्यूज देखो। ये क्या पूरी तरीके से आर्टिफिशियल रैम क्राइसिस था? एआई के नाम पे हमें सच में पागल बनाया जा रहा था। सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स जैसे कंपनीज की कैपेसिटी थी DDR5 बनाने की, बट फिर भी उन्होंने एआई को प्रायोरिटी दिया, HBM ज्यादा से ज्यादा बनाया और DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइसेस को आसमान पे पहुंचा दिया ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट DDR5 से भी हो। और जैसे ये लोग HBM बना रहे हैं तो HBM से इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है कंपेयर टू DDR5। तो दोनों तरफ से ये लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही घूम रहा है, क्या रैम प्राइसेस ये सच में शॉर्टेज वगैरह की वजह से ही बढ़ी है या फिर इनको आर्टिफिशियल तरीके से जानबूझकर बढ़ाया गया है? अब जैसे ये लॉ शूट फाइल हुआ है, इसको देख के तो मुझे पर्सनली अब ऐसा ही लगने लगा है। मेरे कमेंट सेक्शन में कई जनों ने ये कहा था कि रैम प्राइसेस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया जा रहा है। शायद उनका भी ये एजम्पशन था, बट अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। तो चलो देखते हैं मार्केट में एग्जैक्टली में चल क्या रहा है। जो चाइनीज DDR5 रैम मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, आज इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा। और अगर तुम चाइनीज DDR5 लेने का प्लान कर रहे हो तो तुम्हें लेना चाहिए या फिर नहीं, वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा। अब अगर देखा जाए तो पिछले साल की जून जुलाई के कंपैरिजन में आज की डेट में DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइस 400% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ डेस्कटॉप रैम्स की ही मैं यहां पर बात नहीं करूंगा, साथ ही लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स भी अपने प्राइसेस बढ़ा रहे हैं लैपटॉप्स की। उसके साथ एप्पल की मैकबुक्स की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। इवन जो हमारे स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, सब एक्सपेंसिव हो रहे हैं। और इसके पीछे कारण अब तक तो हम जानते थे एआई डिमांड के चक्कर में DDR5 कम बन रही थी। अब ऑब्वियसली एआई डिमांड एक कहानी है। यहाँ पर जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है या फिर मेटा है, गूगल है, इसके अलावा अमेजोन है, ये जितने भी एआई कंपनीज हैं ये अपने ह्यूज डेटा सेंटर्स को बिल्ड कर रहे हैं। इनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा एआई जीपीयूज, जैसे कि एनवीडिया की H100, H200, ब्लैकहोल B200, ये सारे जीपीयूज में ये HBM लगता है। वहां पर GDDR मेमोरीज का यूज नहीं किया जाता, जो हमारे गेमिंग लेवल के जो कार्ड्स होते हैं जैसे कि 9060 AMD की साइड और Nvidia की साइड अगर मैं बात करूं 5090, इन सारे कार्ड्स में GDDR मेमोरीज यूज होती हैं। और HBM ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। और जितना HBM प्रोडक्शन बढ़ेगा DDR5 उतना ही कम मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि दोनों ही सेम DRAM मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को यूज करता है। अब जो AI कंपनीज को रैम सप्लाई करता है, रैम यानी कि यहां पर बात हो रही HBM की, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, माइक्रॉन। अब इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो इन HBMs के लिए लगभग 60 to 70% का होता है, जो DDR5 से काफी ज्यादा है। कंज्यूमर ग्रेड जो DDR5 है उससे काफी ज्यादा है। अब ये जो HBM है ये लगता कहां पर है? AI GPUs में, जैसे कि Nvidia की H100, H200, ब्लैकहोल B200, ये सारे GPUs में ये HBM लगता है। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। रिसेंटली अमेरिका में सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन के अगेंस्ट क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल हुआ है। कॉम्प्लेन में एलिगेशन लगाया गया है कि प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करके मार्केट में प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई रखा जा रहा है। अब ये जो न्यूज सामने आया है ये एक पुराने चैप्टर को फिर से ओपन कर रहा है। 2004-2005 में ऐसे ही DRAM मैन्युफैक्चरर्स आर्टिफिशियली क्राइसिस क्रिएट करके रैम प्राइसेस को बढ़ाए थे और उस समय ऐसे DRAM कंपनीज को काफी बड़ा पेनल्टी देना पड़ा था ऐसे फेक प्राइसिंग बनाने के लिए। तो इसी वजह से जब भी रैम के प्राइसेस सडनली बढ़ने लगती हैं तो लोगों को शक हो ही जाता है कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये कुछ कांड कर रहे हैं। अब देखा जाए तो सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन जैसे कंपनीज के पास पूरे इंडस्ट्री की 90% स्टेक है। मतलब जितने भी रैम्स, चाहे किसी भी तरीके का रैम हो, चाहे LPDDR हो, DDR हो, GDDR हो, ये सब एसके हाइनिक्स, सैमसंग या फिर माइक्रॉन ने ही बनाया है। अब यहीं पर एक चाइनीज प्लेयर एंटर करता है, CXMT। लोग इसको लेके काफी कंफ्यूजन में हैं। इन्होंने अपना DDR5 मॉड्यूल्स को लॉन्च कर दिया है और इसके ऊपर रैम स्टिक्स भी आ रही हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं बनाऊंगा, वो देख लेना। बट ये सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स जैसे ब्रांड्स को काफी अच्छा टक्कर दे रहा है। अब 2025 के डेटा के हिसाब से CXMT ने ग्लोबल मार्केट में 8% स्टेक एक्योर कर लिया है। अब ग्लोबली 8% मतलब ये बहुत होता है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यही है, एक और नाम शायद तुमने सुना होगा, OIMTC। ध्यान देना, ये रैम कंपनी नहीं है,
ये मेनली नैंड फ्लैश चिप्स को बनाते हैं, मतलब SSDs के लिए जो चिप होती है वो बनाते हैं। सीधे शब्दों में SSD एंड स्टोरेज कंपनी है ये। तो DDR4, DDR5 CXMT एंड YMTC कंप्लीटली स्टोरेज सॉल्यूशंस, या फिर यू कह सकते हो नैंड फ्लैश मेमोरीज। तो अगर हम रैम की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चाइनीज प्लेयर है CXMT। अब जैसे जैसे CXMT पर प्रोडक्शन बढ़ाएगा वैसे वैसे जो ये मार्केट ऑपरेटर्स है जैसे कि सैमसंग, SK हाइनिक्स एंड माइक्रोन, इनको और ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। तो जितना कंपटीशन मिलता है उतना ही एंड यूजर्स को यानी कि हम कंज्यूमर्स को फायदा होता है। तो ओवरऑल जो रैम के प्राइसेस है वो CXMT की वजह से भी कम हो सकती है। अगर तुम आज जाके चाइनीज रैम स्टिक्स को देखोगे तो कंपैरेटिवली काफी सस्ते में तुम्हें मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और ये रैम स्टिक्स कुछ बेकार रैम है ऐसा नहीं है। हाँ, शायद इसमें तुम्हें उस लेवल का सर्विस नहीं मिलेगा, शायद इसमें तुम्हें उस लेवल का ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बट ये काम करता है एंड ये स्टिल यूजफुल भी है। आज की डेट में अगर तुम पीसी बिल्ड कर रहे हो, जब रैम की प्राइस इतना बड़ी हुई है, तो ये जो चाइनीज रैम स्टिक्स है इनको तुम डेफिनेटली ले सकते हो। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा, उसको देख के फिर डिसीजन लेना। तो अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि बढ़ते हुए रैम प्राइसेस की वजह से सिर्फ पीसी बिल्डर्स इफेक्टेड होंगे, जो पीसी बनाएंगे वो इफेक्टेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, नया फोन लेने जाओगे तब भी तुम इफेक्टेड होगे, और अगर तुम एक नया टैबलेट लोगे तब भी इफेक्टेड होगे, एक लैपटॉप लोगे तब भी इफेक्टेड होगे। जितने भी डिवाइसेस के अंदर रैम यूज हो रही है, सारे डिवाइसेस के प्राइसेस बढ़ेगा इस बढ़ते हुए रैम प्राइसेस की वजह से। अब अगर ये जो लॉ सूट फाइल हुई है, अगर इसकी वजह से इन कंपनीज को गिल्टी पाया गया, तब कुछ बेनिफिट मिल सकता है, बट वो भी बहुत जल्दी नहीं होने वाला। ये चीज भी होते होते 4-5-6 महीने लग जाएगा, क्योंकि नए DDR5 रैम्स को मैन्युफैक्चर होने में, DDR5 मॉड्यूल्स ही कह लो, मॉड्यूल मतलब वो चिप, उसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मार्केट में ओवरऑल सेटलमेंट आते आते 5 से 6 महीने तो लग ही जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तुम्हें आज की डेट में DDR5 में अपग्रेड करना चाहिए, क्या नया पीसी बिल्ड करना चाहिए DDR5 के साथ? देखो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो अपग्रेड कर लो, बट अगर तुम वेट कर सकते हो तो कम से कम ये साल इंतजार कर लो, 2027 में बिल्ड करना। मे बी वहां पर AI डिमांड थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, और अगर ये कंपनीज को सच में गिल्टी पाया गया तो एडवांटेज में 2027 में देखने को मिलेगा, रैम प्राइसेस तेजी से ड्रॉप होगा। तो बेसिकली ये रैम क्राइसिस अब सिर्फ क्राइसिस नहीं रहा, ये पूरी तरीके से एक मार्केट स्ट्रेटजी की तरह लग रही है। अब यहाँ पर एक चीज हो सकती है, शायद अगले कुछ दिनों में अगर तुमने US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो नुकसान हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम अगर आज की डेट में पीसी बिल्ड करते तो DDR4 चूज करते या फिर DDR5। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।